हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली UP+SC। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई? तो आपको बताना है जो दंड प्रक्रिया संहिता है कब लागू हुई थी। 1 अप्रैल 1973 में, 1 जनवरी 1974 में, 1 अप्रैल 1974। सेकंड क्वेश्चन है, प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो उसकी उपस्थिति में अजमानती अपराध करे, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करे, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अथवा अजमानती अपराध करे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राइवेट व्यक्ति है किससे गिरफ्तार कर सकता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अथवा अजमानती अपराध करे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत पक्षों द्वारा एक ब्रांड के निष्पादन की अवधि होती है, कितनी होती है? 1 वर्ष, 1 वर्ष से ऊपर, 6 महीने या फिर 6 महीने से ऊपर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 1 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था। 1776 में, 1792 में, 1833 में, फिर 1858 में। तो जो आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तो इसको जो है 1833 में अलग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, या फिर चमगादड़ है? तो जो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है, ये सबको पता होगा, यह है चमगादड़। चमगादड़ को जो है रात में दिखाई देता है, इसको दिन में दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राम प्रकाश, गुप्ता कल्याण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर राजीव गांधी? तो आपको बताना है 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह जो है गुप्ता कल्याण सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुलिस अधिकारी के सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए? नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा, संविधान के प्रति निष्ठा, या फिर बिना भेदभाव के दृढ़तापूर्वक कानून का पालन, या फिर अपराध और अव्यवस्था को रोकना। तो जो पुलिस अधिकारी है इसके सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए? तो इसको जो है नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है? 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का? तो जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी 27% आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? 1990 के वर्ष में, 1988 के वर्ष में, 1985 के वर्ष में, या फिर 1982 के वर्ष में? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी का जो 27% आरक्षण है इसका प्रावधान कब लाया गया था? तो इसका प्रावधान जो है 1990 के वर्ष में लाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर बताइए। यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार किसी के विरुद्ध हो सकता है, या फिर यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता है। तो आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर कौन सा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, यह अधिकार किसी के विरुद्ध भी हो सकता है। जो व्यक्तिगत सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा का जो अधिकार है, यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक, या फिर शिक्षा का हक? तो जो निवारक निरोध अधिनियम है इसके द्वारा कौन सा मतलब जो है हक रोका जा सकता है? तो इसके द्वारा जो है आज़ादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यथा सामीप्य का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और गाइज़ अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लेक्चर को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो आपको बताना है कि जो यथा सामीप्य का सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, विवाह से, मेहर से, दान से या फिर वक्फ से। तो यह जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है वक्फ से संबंधित है, वक्फ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को। तो जो विश्व शौचालय दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो यह जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगीन और आकस्मिक उत्तेजना है तथ्य का प्रश्न, विधि का प्रश्न, तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न या फिर कानून के तहत एक कल्पना। तो आपको बताना है कि जो संगीन और आकस्मिक उत्तेजना है या कौन से प्रश्न है, तो यह जो है तथ्य के प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, दूरी पर, त्रिज्या पर या फिर वायुमंडलीय दाब पर। तो जो तारों का रंग होता है किस पर निर्भर करता है, तो यह जो है तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा के अंतर्गत मेहर की रकम कितनी होती है, विधि द्वारा निर्धारित नहीं है, 10 दिरहम है, 100 दिरहम है या फिर 500 दिरहम है। तो आपको बताना है कि जो मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा है इसके अंतर्गत मेहर की रकम कितनी होती है, तो यह जो है विधि द्वारा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और दिरहम कहाँ की करेंसी है, तो यह जो है दुबई की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द है इसको किसने प्रस्तावित किया था, अमर्त्य सेन ने, राजकृष्णा ने, VKRB राव ने या फिर कौशिक वासु ने। तो जो हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ वर्ड है किसने प्रस्तावित किया था, तो इसको जो है राजकृष्णा ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन वसीयत अवैध है। तो आपको बताना है कि जो मुस्लिम विधि है इसके अंतर्गत कौन सी वसीयत जो होती है या अवैध होती है, इलीगल होती है। तो वसीयत जो धार्मिक स्कूल के पक्ष में है, वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत, खैरात के लिए की गई वसीयत या फिर गैर मुस्लिम को की गई वसीयत। तो आपको बताना है कौन सी वसीयत अवैध है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, तो यह जो है वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है, अभियुक्ता पर, प्रतिवादी पर, गवाह पर या फिर एक व्यक्ति जो ना तो शिकायत करता हो और ना ही आरोपी हो और ना ही गवाह हो। तो जो धारा जो 91 है, धारा 91 जो है यह किस पर लागू नहीं होती है, तो यह किस पर लागू नहीं होती है, तो यह जो है प्रतिवादी पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय सरकार के विकास खर्च में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, रक्षा खर्च, आर्थिक सेवाओं पर खर्च, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर खर्च या फिर राज्यों का अनुदान। तो आपको बताना है कि जो केंद्रीय सरकार के विकास खर्च में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है रक्षा खर्च सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों की विश्व की उत्तम प्रजाति कहाँ पर है, उत्तम प्रजाति कौन सी है। तो ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों की विश्व में उत्तम प्रजाति कौन सी है, टेक्सेल, मेरिनो, डपर या फिर डोरसेट। तो इसका कौन सी उत्तम प्रजाति है, तो यह जो है मेरिनो है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि हम भारत के लोगों ने स्थापित किया है, क्या स्थापित किया है, एक सर्वश्रेष्ठ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र या फिर एक सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक गणतंत्र या फिर एक सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये दोनों तो सेम ऑप्शन है, या फिर एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है कि हम भारत के लोगों ने क्या स्थापित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या स्थापित किया है, तो यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र स्थापित किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, आईपीसी के कितने वर्ग और प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है कि जो आईपीसी है इसके कितने वर्ग प्रकार होते हैं। कुल 504 अनुभाग और 13 अध्याय, कुल 501 अनुभाग और 43 अध्याय, कुल 541 अनुभाग और 13 अध्याय, या फिर कुल 511 अनुभाग और 23 अध्याय। तो जो आईपीसी है इसके कितने वर्ग और प्रकार होते हैं, तो इसके जो है कुल 511 अनुभाग और 23 अध्याय होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, माँ की अनुपस्थिति में निम्न में से किस महिला को मुस्लिम बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्राथमिकता है। तो आपको बताना है अगर किसी व्यक्ति की मतलब जो है किसी बच्चे की जो है माँ नहीं रही मुस्लिम में, तो उसकी अभिरक्षा मतलब उसकी प्राथमिकता किसके पास जाएगी, मतलब उसे कौन हैंडल करेगा। पिता की माँ, माता की माँ, बहनें या फिर मौसी। तो उसको कौन हैंडल करेगा, उसको कौन संभालेगा, तो उसको जो है माता की माँ संभालती है। मतलब जो है किसी बच्चे की जो माँ है उसकी मतलब समझ लीजिए उसकी नानी संभालेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेगा स्पैरोजियम बराबर है भ्रूणकोश के, फल के, नाभि के या फिर बीजांड के। तो इसको जो मेगा स्पोरोजियम है किसके बराबर है, तो यह जो है बीजांड के बराबर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दार घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ है, सोलन में, शिमला, सिरमौर या फिर कुल्लू। तो जो दार घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है, तो यह जो है शिमला में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुस्तक शहर में कर्फ्यू के लेखक कौन है। ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको जरूर से नोट डाउन करिएगा कि जो शहर में कर्फ्यू है इसके लेखक कौन है। विभूति नारायण राय, रस्किन बांड, विक्रम सेठ या फिर अमीश त्रिपाठी। तो जो शहर में कर्फ्यू है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं विभूति नारायण राय हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए देता है खुलकर बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की गारंटी। तो आपको बताना है किसको देता है यह गारंटी। भारत के सभी नागरिकों को, सभी भारतीय और विदेशी नागरिकों को, केवल 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, या फिर केवल ऐसे व्यक्ति को जिनकी आयु 60 से अधिक हो। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अंतर्गत जो है खुलकर बोलने की आज़ादी किसे प्रदान की गई है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत के सभी नागरिकों को जो है यह आज़ादी प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है। मुस्लिम दंड विधि, मुस्लिम साक्ष्य विधि, मुस्लिम माल विक्रय विधि या फिर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986। मतलब मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसमें से कौन सी मुस्लिम विधि है जो भारत में भी लागू होती है, तो यह जो है ऑप्शन डी मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश जो है 9 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के तहत एक विवाद में आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5, 2, 4 या फिर 7। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 2। जो आपको बताना है कि जो भारतीय दंड संहिता धारा 159 के तहत एक विवाद में जो है 2 व्यक्तियों की संख्या अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर कि जो प्रकाश है तो विकास है या कहाँ की योजना प्रारंभ की गई है, मतलब कौन से राज्य की योजना है या, तो यह जो है उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान के प्रारूप पर, आयरिश संविधान P24 पर, अमेरिका संविधान पर या फिर फ्रेंच संविधान पर। ये प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किस पर आधारित है, तो यह जो है
फ्रेंच संविधान पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, फ्रेंच संविधान मतलब फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 34 है, विवाह में सापेक्ष असमर्थता क्या है? पत्नी की बहन से विवाह जबकि पत्नी जीवित है, पांचवी महिला से विवाह चार पत्नियों की उपस्थिति में, विवाह के समय अपेक्षित उचित साथियों की अनुपस्थित है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो विवाह में सापेक्ष असमर्थता है या कौन सी है, तो यह जो है ऑप्शन डी है, मतलब उपरोक्त सभी। पत्नी की बहन से विवाह जबकि पत्नी जीवित है, यह भी असमर्थता है। पांचवी महिला से विवाह जबकि चार पत्नियां उपस्थित हैं, चार पत्नियों की उपस्थिति में, यह भी असमर्थता है। विवाह के समय अपेक्षित उचित साथियों की अनुपस्थित है, यह भी असमर्थता है। तो उपरोक्त सभी असमर्थताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल की गई है? रेलवे और बिजली बोर्ड, न्यायतंत्र, विश्वविद्यालय या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 12 है इसके तहत राज्य की निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल की गई है? तो इसमें जो है रेलवे और बिजली बोर्ड शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 9 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, कौन से उद्यान में जो है आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर रहेगा इस ऑप्शन ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था 9 फरवरी 2018 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे अधिक मैंगनीज को उत्पादन करता है? तो यह जो है उड़ीसा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो ये आपको प्रैक्टिस 8 कराया जा रहा है, लेक्चर नंबर 8। आपको 7 लेक्चर करवाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए। तो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप ही लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, चीनी महिला पेशेवर गोल्फर एसोसिएशन टूर के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय गोल्फर कौन सी हैं? शर्मिला निकोलेट, अदिति अशोक, स्मृति मेहरा या फिर अंकिता तिवाना। तो जो चीनी महिला पेशेवर गोल्फर एसोसिएशन टूर के लिए कौन सी प्रथम भारतीय गोल्फर हैं? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन ए, शर्मिला निकोलेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह विश्वविद्यालय जहां भारत का प्रथम मौखिक संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है कौन सा विश्वविद्यालय है? गुजरात विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है जहां पर भारत का प्रथम मौखिक संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यह जो है गुजरात विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी दस्तावेज के माध्यमिक सबूत के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प के रूप में स्वीकार्य है? स्वीकार करने योग्य प्राथमिक गवाही, कुछ अस्वीकार्य परिस्थितियों में प्राथमिक गवाही, सभी अस्वीकार्य परिस्थितियों में प्राथमिक गवाही या फिर और भी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि किसी दस्तावेज के माध्यमिक समूह के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प के रूप में स्वीकार्य है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्वीकार करने योग्य प्राथमिक गवाही। तो यहाँ से आपका भाग 2 शुरू होता है, जिसमें आपको हिंदी कराई जा रही है, जो कि हिंदी काफ़ी एग्ज़ाम में आती है, वीडियो में आती है, यूपीएसआई में आती है और जो पेट में तो बिल्कुल ही आती है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आती है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को ज्वाइन करिएगा और लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो आपको बताना है कि कौन सी संधि इसमें जो है विसर्ग संधि है, कौन से शब्द में? निरंतर में, महेश में, जगदीश में या फिर दिग्गज में। तो कौन से शब्द में जो है विसर्ग संधि है? आपको मैं सारे लेक्चर में संधियाँ, समास और कारक ये सारे करवाती हूँ, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अल्प प्राण, महाप्राण। मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं आपको। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं पीछे
जो कि मैंने आपको ये 8वां लेक्चर है और मैं 7 लेक्चर करा चुकी हूँ आपको, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और हिंदी के अलग से भी लेक्चर आपको कराए जाते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो हिंदी की तैयारी है आपकी बहुत अच्छी हो जाए। तो इसमें बताइएगा कौन सी विसर्ग संधि है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए निरंतर में जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो जो श्याम सुंदर है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या फिर कहीं भी। ये तो सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो पूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि ये पूर्ण विराम है, जिससे राम काम करता था, मतलब था के बाद जो है पूर्ण विराम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है? हिंदी गौरव सम्मान, कबीर सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान या फिर अवंतीबाई साहित्य सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है। तो इसमें जो है ये कबीर सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है। बाकी हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान और अवंतीबाई साहित्य सम्मान हिंदी में दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कि जो हिंदी का पाणिनि है किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को, पाणिनि को, किशोरदास को या फिर मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरदास को। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो पाणिनि है तो यह हो जाएगा पाणिनि ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, किशोरदास। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन मध्यकाल का कवि नहीं है? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद भट्ट, कालिदास या फिर गोवर्धन राम त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि कौन जो है मध्यकाल का कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, गोवर्धन राम त्रिपाठी जो हैं मध्यकाल के कवि नहीं हैं। बाकी जो है नरसिंह मेहता, प्रेमानंद भट्ट, कालिदास ये सब मध्यकाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचतंत्र की भाषा को जवाने हिंद किसने दिया है नाम? नौसेखा के राजकवि, अबुल हसन, अमीर खुसरो या फिर मसूद। तो जो पंचतंत्र की भाषा को जवाने हिंद किसने नाम दिया? तो यह जो है नौसेखा के राजकवि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा सही है, ए, बी, सी या फिर डी। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जो है ऑप्शन सी होगा, देव प्लस इंद्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे मतलब जो है तीसरे शब्द का बोध होता है। जैसे कि बारहसिंघा मतलब 12 सिंघों वाला कोई पशु, किसी पशु का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यह जो है तीसरा, इसमें तीसरा बोध हो रहा है। तो ना तो यहाँ पे पहला प्रधान होता है ना ही दूसरा प्रधान होता है, यहाँ पर किसी तीसरे चीज़ का बोध होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व समास कौन सा होता है? ये द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि माता पिता हो गए, तो इसमें दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निःशुल्क में उपसर्ग है। निःशुल्क में कौन सा उपसर्ग है? तो निःशुल्क में जो है ऑप्शन डी, नी उपसर्ग है। मतलब नी होगा, फिर बाद में वो जो है विसर्ग लगाया जाएगा इसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नी। क्वेश्चन नंबर 55 है, अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें प्रत्यय है, आई, आ या फिर ई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है अच्छाई में? ये तो सबको पता होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही आंसर है, आई प्रत्यय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? तो यह है ऑप्शन डी, विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीवन में वाक्य का महत्व है। जीवन में वाक्य
जीवन में वाक्य का महत्व कौन सा है? अपनी विविधता का परिचय देने के लिए, अन्य से अपने को अलग रखने के लिए, अपने भावों से अभिव्यक्ति के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जीवन में वाक्य का महत्व क्या है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी, अपने भावों को अभिव्यक्ति के लिए। मतलब आप लोग जो वाक्य नहीं होंगे तो आप लोग अपने भाव किसी से कैसे कह पाएंगे। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो है जीवन में वाक्य का महत्व है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, 8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संख्यावाचक विशेषण को कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है जो संख्यावाचक विशेषण हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं या जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दुखी होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो दुखी होना या किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है सहायक प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कृतवाच्य है? भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जा रही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कृतवाच्य कौन सा है। ये जो कृतवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं, ये हर एक पेपर में आते ज़रूर से हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कि कृतवाच्य वाक्य कौन सा है। तो यह जो है भगवान हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है यह कृतवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 62 है, परिमाणवाचक के कितने उपभेद होते हैं? 10, 5, 6 या फिर 8। तो जो परिमाणवाचक होता है इसके कितने उपभेद होते हैं? तो इसके जो है 5 उपभेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 5। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 4 मीनार, 70, चारों ओर या फिर 4 दीवार। ये तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो संख्यावाचक विशेषण वह होता है जो संख्या की विशेषता बताता है, मतलब किसी संख्या को डिफाइन करता है। तो इसमें आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो यह है 70। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये जो तीनों हैं, 4 मीनार, 4 और 4 दीवार, ये एक दूसरे चीज़ का बोध करा रही हैं, एक संख्या के अलावा किसी और चीज़ का। जैसे 4 मीनार है तो 4 मीनार एक मीनार है, चारों ओर मतलब चारों ओर अपने देखो, मतलब चारों दिशाएं हो गई हैं। और 4 दीवार भी है, चारों कोनों से मतलब हो गया। 70 एक संख्या है या एक संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह बहुत पढ़ता है वाक्य में पढ़ना कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, आकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। तो आपको बताना है कि वह बहुत पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो है आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और चैनल को मैं क्वेश्चन नंबर 65 है, वह कल घर जाएगा वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? पूर्व वर्तमान का, वर्तमान का, भूतकाल का या फिर भविष्यकाल का। तो आपको बताना है वह कल घर जाएगा, इसमें कौन से काल का वर्णन हो रहा है? तो इसमें जो है भविष्यकाल का, मतलब जो है कल घर जाएगा, ये जाएगा जो है ये भविष्यकाल का वर्णन कराता है। अगर लिखा जाता है कि जाता है तो वर्तमान काल होता, अगर कहा जाता है कि जा रहा था तो वहाँ पर भूतकाल होता, और जाएगा लिखा है तो यहाँ पर भविष्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5, 6 या फिर 7। तो जो भूतकाल है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कर्ता की, कर्म की, संज्ञा की या फिर ना तो कर्ता और ना ही कर्म की। तो आपको बताना है कि जो कृतवाच्य है इसमें किसकी प्रधानता होती है? एक कृतवाच्य है और एक कर्मवाच्य पूछा जाता है, कर्मवाच्य।
तो कर्मवाची में किसकी प्रधानता होती है? इसमें तो कर्म की होती है। और कृतवाची में किसकी होती है? तो कृतवाची में जो है कर्ता की होती है और कर्मवाची में कर्म की होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3, 4 या फिर 5? तो आपको बताना है जो अव्यय है इसके कितने भेद होते हैं मुख्यतः? तो इसके जो है 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मेहतरानी का पुल्लिंग होगा मेहतर, मेहतराजा, मेहत या फिर मेहतरा? तो आपको बताना है मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका जो है पुल्लिंग होगा मेहतर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन बहुवचन नहीं है? लोग, प्राण, घर घर या फिर तिथि? तो आपको बताना है इन शब्दों में से कौन सा है जो बहुवचन नहीं है? तो यह जो है तिथि, तिथि जो है बहुवचन नहीं है। बाकी लोग तो मतलब बहुत सारे लोग हो गए, घर घर में तो बहुत सारे घर हो गए, और प्राण तो बहुवचन होता ही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तिथि। क्वेश्चन नंबर 71 है, अपने पराये की भावना वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का, संबंध कारक का, अधिकरण कारक का या फिर संबोधन कारक का? तो जो अपने पराये की भावना है इस वाक्य में किस कारक का बोध हुआ है? तो इसमें जो है संबंध का कारक का बोध हुआ है। तो संबंध कारक का जो नियम होता है क्या होता है? देखो कर्ता होता है तो कर्ता ने होता है कर्ता का, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, संबंध में जो है का की के आता है, ये सब आते हैं। तो जो है इसमें आता है की, तो यह जो है संबंध कारक होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और संबोधन में क्या होता है? हे, अरे जैसे संबोध किया जाता है। ये आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से कि कारक जो है इनके नियम क्या हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में वे पर, संबोधन हे, अरे। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? पदबंध है, समस्त पद है, विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो आपको बताना है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है यह क्या है? तो इसमें जो है यह एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है? पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, या फिर पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, या फिर पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, या फिर कोई नहीं? तो जो पद क्रम होता है मतलब जो पद बनेगा तो यह कैसे बनेगा? तो इसमें जो है पहले क्या लगता होगा? तो जैसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और कर्ता होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम जो है कर्ता हो गया, और खाना खाता है, खाता है मतलब यह क्रिया है, और खाना जो है यह कर्म है, खाना जो है कर्म है। तो यह जो है आप लोग याद रखिएगा कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगी, फिर क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, महात्मा का बहुवचन क्या है? महात्मा, महात्माएं, महात्माओं या फिर महात्माएं? तो आपको बताना है कि जो महात्मा है इसका बहुवचन क्या है? तो इसका बहुवचन है गाइस ऑप्शन सी, महात्माओं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? ऐसा होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पर किसी तीसरे पद का बोध होता है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण है इसका? पंचरत्न, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर या फिर महाकाव्य? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। और गाइज़ अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। ये आपको पार्ट 8 कराया जा रहा है, मतलब लेक्चर नंबर 8 कराया जा रहा है। 7 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा, और कब फीडबैक अपना ज़रूर से दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कौन से दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी। मतलब जैसे दो शब्दों के लिए माता पिता हो गया, इनको जोड़ने के लिए इसमें विसर्ग लग जाता है, मतलब डैश लग जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में डैश कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 है, उड़ती तीर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? भागते हुए पकड़ लेना, उड़ती चिड़िया को पकड़ लेना, अकारण मुसीबत लेना या फिर सोच विचार में पड़ना। तो आपको बताना है कि उड़ती तीर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अकारण ही मुसीबत मोल लेना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शब्द दुरंत में कौन सा उपसर्ग है? ये जो दुरंत में कौन सा उपसर्ग है? दु, दुर या फिर दुरन या फिर दु। तो आपको बताना है इसमें दुरंत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो है इस शब्द के स्टार्टिंग में लगता है और जो प्रत्यय है शब्द के आखिरी में लगता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि शब्द में जो है दुरंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें जो है दुर लगा हुआ है, मतलब इसमें जो है दुर लगा हुआ है, रा के नीचे हलंत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष या फिर प्रच्छन्न। तो आपको बताना है प्रति उपसर्ग किस में नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप लोगों को सारे टाइप के क्वेश्चन जो है एक ही लेक्चर में करा दिए जाते हैं, जिससे आप लोग हर दिन एक लेक्चर देखें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और हिंदी का एक सेपरेट लेक्चर भी आता है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपकी हिंदी की तैयारी और अच्छे से हो जाए। इसमें आपको सारे टाइप करवा दिए जाते हैं ताकि आप लोग को हर रोज़ हर क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाए। संधि विच्छेद, कारक, समास, शुद्ध अशुद्ध, महाप्राण, अल्प प्राण, सारे चीज़ें करा दी जाती हैं। तो आप लोग एक ही लेक्चर को अगर डेली देख लेते हैं एक एक लेक्चर, तो आप लोगों की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। काव्य, अनुवाद, लुटेरा या फिर घबराहट। तो आपको बताना है कि प्रत्यय रहित इसमें शब्द कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन बी अनुवाद जो है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। काव्य में प्रत्यय लगा हुआ है, लुटेरा में एरा है, घबराहट में आहट है। इस सब में जो है प्रत्यय लगे हुए हैं, लेकिन अनुवाद में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो आज के जो 80 क्वेश्चन है ख़त्म होते हैं यहीं पर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करिएगा। अगर आप लोग लेक्चर देखते हो तो कमेंट ज़रूर से करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है क्विज कराई जाती हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ, वो भी हर सब्जेक्ट की कराई जाती है। मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल, सारी सब्जेक्ट की कराई जाती हैं। तो आप लोग अगर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी और हेल्प हो जाएगी, जो है आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय।